हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स और साथ में मैं आपको सारी की सारी क्वेरी बताने वाला हूँ यहाँ माई एसक्यूएल की, जो हम यहाँ प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, डीबीएमएस आखिर है क्या। तो डीबीएमएस का मतलब होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम अपने पूरे डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यही बात करेंगे सबसे पहले कि आखिर डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस का मतलब होता है आपके पास जिसमें हम बहुत सारा डेटा स्टोर करते हैं। तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा जो कि स्टोर होता है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, यानी कि हम इसमें टेबुलर फॉर्मेट में अपने डेटा को स्टोर करते हैं ताकि हम इजीली अपने डेटा को एक्सेस कर सके, डेटा को अपडेट कर सके, डेटा को मैनेज कर सके। हम लोग बहुत सारी टेबल्स अभी तक देख चुके होंगे दोस्तों, जिस टेबल के अंदर हमारे पास यहाँ पर हो सकता है कि स्टूडेंट का नाम है, उसका एड्रेस है, उसका ईमेल है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर है, उसके मार्क्स है। ऐसी कुछ टेबल्स हो सकती है। जैसे मान लो ये एक टेबल है जिसका नाम है हमारे पास स्टूडेंट। इसी टाइप से हमारे पास एक और टेबल हो सकती है जिसके अंदर हमारे पास मार्क्स हो सकते हैं। एक और टेबल हो सकती है जिसमें हमारे पास ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है। ऐसी एक और टेबल हमारे पास हो सकती है जिसके अंदर फीस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है। डेटाबेस क्या होता है दोस्तों, जिसके अंदर आप एक साथ बहुत सारी टेबल्स को स्टोर कर सकते हैं। सिंपल फॉर्म में कहूँ तो एक टाइप का फोल्डर मान सकते हो जिसमें बहुत सारी फाइल्स है। तो डेटाबेस यहाँ पर क्या है, एक टाइप का आपके पास कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स है, रिलेटेड टेबल्स है, ताकि आप उनमें डेटा को इजीली मैनेज कर सके। एक वर्ड आता है अपने पास दोस्तों, आरडीबीएमएस। ठीक है, आरडीबीएमएस। तो डीबीएमएस तो सिंपल है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो आर है इसका मतलब है इस टेबल का इस टेबल के साथ रिलेशनशिप है, या इस टेबल का इसके साथ रिलेशन है, या इस टेबल का इस टेबल के साथ रिलेशन है, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब कुछ एग्जाम्पल मैंने रखे हैं। मान लो अगर हम अपने स्कूल की बात करें, मान लो आपका एक स्कूल है जिसका नाम है एक्स वाई जेड। तो मैं इसका नाम मान लेता हूँ सपोज एक्स वाई जेड पब्लिक स्कूल, ऐसी कुछ नाम मान लीजिए आप। इसमें हमारे पास एक टेबल हो सकती है जिसमें स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा हो, एक टेबल हो सकती है जिसमें टीचर से रिलेटेड डेटा हो, एक टेबल हो सकती है जिसमें अटेंडेंस से रिलेटेड डेटा हो, या जैसा मैंने आपसे कहा था रिजल्ट से रिलेटेड हो सकता है, फीस से रिलेटेड हो सकता है, लाइब्रेरी है तो बुक से रिलेटेड डेटा हो सकता है। इसी टाइप से अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, कस्टमर्स हैं, ऑर्डर्स हैं, और ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हमारे पास हो सकते हैं, टेबल्स हमारे पास हो सकती है जिसमें डेटा होता है। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन एक प्रोडक्ट नाम की टेबल में होगा। अगर कस्टमर की बात करें तो कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन एक अलग टेबल में होगी। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर एक अलग टेबल के अंदर आपके पास होंगी। ऐसी बहुत सारी टेबल्स आपके पास हो सकती है। उन टेबल के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, डेटाबेस। अब हम बात करते हैं डेटाबेस के, हमारे पास अलग-अलग टाइप होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास यही होता है दोस्तों, रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस के कुछ एग्जांपल है जैसे मायएसक्यूएल। इसके साथ-साथ हम ओरेकल यूज़ कर सकते हैं, हम लोग पोस्टग्रेसक्यूएल यूज़ कर सकते हैं। ऐसे और भी कुछ नाम आप देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली जो डिस्कस करेंगे वो होगा मायएसक्यूएल। उसके बाद हमारे पास नोएसक्यूएल होता है जिसको हम कहते हैं मोंगोडीबी। ऐसे ही हमारे पास हिरारिकल है, नेटवर्क है, क्लाउड है, ग्राफ है, तो ये हमारे कुछ काम के है नहीं। ठीक है, हमारे काम आएगा रिलेशनल डेटाबेस। और आगे जाते हुए इन केस अगर आप इस फील्ड में कुछ आगे काम करेंगे तो शायद आपको मोंगोडीबी भी ज़्यादातर सुनने को मिल सकता है। तो हम यहाँ पर जो है वो यूज़ करेंगे दोस्तों रिलेशनल डेटाबेस, और रिलेशनल डेटाबेस के लिए हम यहाँ प्रैक्टिकली देखेंगे माई एसक्यूएल। उसके बाद हम बात करेंगे कि जब हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है, हम लोग अपना जो डेटा स्टोर करते हैं वो दो अलग-अलग तरीकों से करते हैं। एक करते हैं दोस्तों जिसमें हम कह सकते हैं फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल का मतलब है एक ही फाइल होगी, इसमें सारा का सारा डेटा हम यहाँ स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके टीचर की इन्फॉर्मेशन, आपकी फीस की इन्फॉर्मेशन, आपके ट्रांसपोर्ट की इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशंस है वो सारी की सारी आपके एक ही फाइल में अगर डेटा स्टोर है तो हम उसको कहते हैं फ्लैट फाइल डेटाबेस। एक ऐसा डेटाबेस जिसमें एक ही टेबल के अंदर या एक ही फाइल के अंदर आपका डेटा स्टोर किया गया है। इसमें क्या होगा दोस्तों कि जब डेटा आप स्टोर कर देंगे तो बहुत ईजी है, आपने डेटा स्टोर कर दिया, लेकिन डेटा को रिट्रीव करने में बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इस स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, इस स्टूडेंट की फीस की डिटेल क्या है, तो उसमें क्या होगा कि इतनी बड़ी फाइल होगी, इतना सारा डेटा होगा, डेटा को फैच करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए इसका एक अल्टरनेट होता है हमारे पास, हम यूज़ करते हैं रिलेशनल डेटाबेस, जिसमें हमारा डेटा मल्टीपल अलग-अलग जो टेबल्स है उसमें होगा। तो डेटा स्टोर्ड इन मल्टीपल रिलेटेड टेबल्स, जैसे
एक हमारा डेटा स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन अलग होगी, हमारे पास फीस की इन्फॉर्मेशन अलग होगी, हमारे पास मार्क्स की इन्फॉर्मेशन होगी, हमारे पास ट्रांसपोर्ट की इन्फॉर्मेशन होगी, हमारे पास लाइब्रेरी की इन्फॉर्मेशन होगी। हाँ, इन सबके बीच में कॉमन क्या होगा, हमारे पास स्कॉलर नंबर। जैसे हम स्कॉलर नंबर देखेंगे तो वो सभी की सभी टेबल्स के अंदर होगा और हम उस स्कॉलर नंबर के बेस पे डेटा को एक्सेस कर सकेंगे। तो आगे हम प्रैक्टिकली देखेंगे भी। इसी टाइप से हम कह सकते हैं जो फ्लैट फाइल होती है उसमें कोई टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप नहीं होगी, नो रिलेशनशिप बिटवीन डेटा, क्योंकि सारा का सारा डेटा एक ही टेबल में होता है। जबकि यहाँ देखेंगे, जैसे मैंने आपको अभी कहा था, यहाँ पर स्कॉलर नंबर होगा जो अलग अलग टेबल्स के साथ लिंक करेगा, इसमें भी उसमें भी उसमें भी। तो यहाँ हमने लिख रखा है यूजेस क्या करता है, प्राइमरी की और फॉरेन की के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो इस टेबल के अंदर जो सीरियल नंबर या स्कॉलर नंबर आपका है वो दूसरी टेबल में भी होगा। यहाँ पर हम इसको कह देंगे प्राइमरी की, और जब इसका रिलेशन दूसरी टेबल में होगा तो हम उसको कह देंगे फॉरेन की। कॉन्सेप्ट आपको आगे बताता हूं मैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपके पास आएगा दोस्तों सीएसवी, एक्सेल, ये सारे के सारे फ्लैट फाइल के एग्जाम्पल होते हैं। जबकि रिलेशनल डेटाबेस का एग्जाम्पल है आपके पास माई एसक्यूएल। इसी टाइप से अगर हम बात करें तो बहुत छोटा, अगर यानी कि 10, 15, 20, 25, 100, 200 मान लो, अगर इतना ही डेटा आपके पास है तो आप एक्सेल के फाइल में डेटा स्टोर कर सकते हैं, शायद इजी हो सके आपके लिए। लेकिन जब दोस्तों डेटा आपके पास हजारों में, लाखों में या करोड़ों में अगर आपके पास रिकॉर्ड्स हो रहे हैं तो फिर उसको मैनेज करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम स्विच करेंगे रिलेशनल डेटाबेस के पास, ठीक है। तो ये आपके पास बहुत सिक्योर भी है। सिक्योर क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग, ये जो भी अलग-अलग यूज़र होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप अपना यूज़र नेम, पासवर्ड यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे एक टीचर जो है, जब वो लॉगिन करेगा अपने स्कूल के सॉफ्टवेयर को, तो उसको अलग परमिशन मिलती है, जबकि स्टूडेंट को बहुत कम मिलती है। लेकिन अगर मैनेजमेंट को देखें, तो उनको ऑलमोस्ट सारे के सारे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेज क्या है डेटाबेस के, तो कुछ कॉमन एडवांटेज है दोस्तों। सबसे पहला है रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेट डेटा। तो ये डेटा की डुप्लीकेसी को रोकता है। कैसे रोकता है मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लो मेरे पास एक टेबल है और इस टेबल के अंदर मैंने कुछ स्टूडेंट्स की एंट्री करी 1, 2, 3। इन सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाला जो, यानी आईपी का जो टीचर, उसका नाम है एक्स, तो इसमें भी आएगा एक्स, इसमें भी आएगा आपके पास एक्स, और उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है टीचर एक्स का। तो वो यहाँ पर क्या हो रहा है, डेटा की डुप्लीकेसी बढ़ती जा रही है। इसकी जगह मैं यहाँ ऐसा भी कर सकता था कि एक स्टूडेंट की टेबल होती और उसके अंदर केवल टीचर की एक आईडी होती, और टीचर की आईडी यहाँ पर हमने अलग से मेंशन कर रखी है, उसका नेम हमने मेंशन कर रखा है, उसका कॉन्टैक्ट डाल रखा है। हम अब इजीली यहाँ पर जो है लिंकिंग कर सकते हैं दो टेबल के बीच में, इस नंबर से, यानी 1, 2, 3, इस नंबर से हम यहाँ से डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। तो आपका जो डेटा की डुप्लीकेसी है वो यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। तो बहुत हद तक आपकी डेटा की रिडंडेंसी को, यानी कि डेटा की डुप्लीकेसी को यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है या रिड्यूस किया जाता है। फिर आता है डेटा कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी। जो डेटा आपके पास होता है वो एक्यूरेट होता है, क्योंकि पूरा का पूरा डेटा आपका सेंट्रलाइज्ड होगा। यहाँ अगर आपने चेंज किया तो उसकी जहां भी कहीं कॉपी बन रही होगी, उन सभी जगह उसका अपडेटेड डेटा ही आपको देखने को मिलेगा। इसी टाइप से फास्ट डेटा रिट्रीवल है, यानी कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी यहाँ पर फैच की जाती है जब आप रिलेशनल डेटाबेस के पास होते हैं। तो ऐसी डेटा सिक्योरिटी, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से, यूजर नेम पासवर्ड लगा करके। बैकअप एंड रिकवरी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपका डेटा जो है वो इजीली बैकअप आप लिया जा सकता है, और मल्टी यूजर एक्सेस होता है। आपके उस डेटा के ऊपर एक ही टाइम पर एक से ज्यादा लोग काम कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी हम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, तो सेम टाइम पर आप भी देख सकते हो और भी कोई देख सकता है। ऐसे ही अगर आपके स्कूल का कोई सॉफ्टवेयर है, सेम टाइम पर आप भी यूज कर रहे हो और उसी टाइम पर कोई और भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये कुछ एडवांटेज हैं, ये जरूर याद रखिएगा। इसमें से शायद एक या दो एडवांटेज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर हमारे पास कुछ टर्म्स आती है दोस्तों। ये टर्म्स आपसे पक्का है कि कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाए। इस स्लाइड में आपको 100% कह रहा हूँ एक क्वेश्चन देखने को मिलने ही मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल में होता है। टेबल को हम बोलते हैं दोस्तों रिलेशंस। मैथ्स का एक वर्ड है रिलेशन। तो यहाँ पर रिलेशन का मतलब क्या है, टेबल। आपको बस मतलब समझना है। जब भी हम कोई बात करते हैं टेबल की, तो ये टेबल क्या है, हमारे पास एक रिलेशन है। इसी टाइप से हम देखेंगे तो हमारे पास आता है एक वर्ड टपल। टपल को भी और रिकॉर्ड को भी हम कह सकते हैं रो, यानी कि हमारे पास, अगर हम इसी एग्जाम्पल को देखें, तो हमारे पास एक रो है, ठीक है। इस रो को हम क्या बोल सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं टपल, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं एक रिकॉर्ड, ठीक है। इसी टाइप से हमारे पास ये जो कॉलम है जिसमें मैंने टर्म लिखा है या फिर यहाँ मैंने मीनिंग लिखा है, तो ये जो आपके पास कॉलम्स होते हैं, इस कॉलम्स को आप फील्ड्स या एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक वर्ड आता है डिग्री। डिग्री का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। जैसे सपोज इस टेबल के अंदर मैंने 2 कॉलम बना रखे हैं,
तो इसकी डिग्री कितनी है इस टेबल की? 2 डिग्री है। 2 डिग्री मतलब उसमें 2 कॉलम है। एक वर्ड आता है दोस्तों कार्डिनलिटी, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें 7 कार्डिनलिटी है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये हेडर जो होता है ना, इसको आपको काउंट नहीं करना है क्योंकि ये तो कॉलम का नाम है। वैल्यू का है 1, 2, 3 इस तरीके से आपके पास होता है। उसके बाद हम बात करते हैं डोमेन। डोमेन का मतलब है अलाउड वैल्यू, उसमें आप कौन से टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लो इसमें हम वाई और एन का ही डेटा डाल सकते हैं। मान लो इसके अंदर हम मेल और फीमेल का ही डेटा यहाँ पर डाल सकते हैं, ऐसा ही हमारे पास डेटा है। या फिर हम मान लो कुछ और डेटा डालना चाहते हैं जो उसी टाइप का आपका डेटा आएगा, तो एक फिक्स है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू ही डाल सकते हैं, जैसे 5 से 25 के बीच का ही नंबर आपके पास होना चाहिए। तो वो सब आपके पास क्या होता है? डोमेन। डोमेन का मतलब होता है वो वैल्यू जो हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है व्यू। व्यू का मतलब होता है जब हम एक टेबल होती है, जो भी हमारे पास टेबल है, जैसे स्टूडेंट टेबल है, जो भी, जब हम टेबल क्रिएट करते हैं उसके बाद हम उसमें से कुछ या पूरा का पूरा डेटा फेच करते हैं। वो जो डेटा हम फेच करते हैं उसको हम वर्चुअल टेबल बोलते हैं या उसको हम व्यू बोलते हैं। तो शोज डेटा फ्रॉम अदर टेबल्स, जो दूसरी टेबल से उसमें से डेटा ला करके देखते हैं उसको हम व्यू बोलते हैं। इसके बाद आता है कुछ कीज़, कुछ कॉमन कीज़ है। जैसे एक टेबल है हमारे पास, उसमें हमारे पास हो सकता है एक प्राइमरी की हो। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। मेरे पास एक टेबल है और इस टेबल के अंदर मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर सपोज़ यहाँ स्टूडेंट नंबर या सीरियल नंबर डाल रखा है। उसके बाद है दोस्तों मेरे पास यहाँ पर नेम, उसके बाद है मेरे पास यहाँ पर आधार नंबर है सपोज़, यहाँ पर मेरे पास फ़ोन नंबर है सपोज़, इसी टाइप से मेरे पास ऐज हो सकता है और मेरे पास यहाँ पर सिटी हो सकता है। और मैंने यहाँ पर डेटा स्टोर करना शुरू कर दिया है। सपोज़ मैंने यहाँ पर लिखा है 1, 2, 3, अब ये सीरियल नंबर तो रिपीट होंगे नहीं, ठीक है? और आधार नंबर जो है ये भी हमारे पास क्या होंगे, कभी भी रिपीट नहीं होंगे क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अलग-अलग है। कॉन्टैक्ट नंबर हाँ, किसी केस में हो सकता है हम सेम मान लें, जैसे मान लो 2 भाई-बहन हैं, एक या 2 भाई या 2 एक भाई-बहन जो है वो एक क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उनके पापा का फ़ोन नंबर लिखा है, वो एक अलग केस है। लेकिन अगर हम मानते हैं कोई ऐसी टेबल है जिसमें हमको सिर्फ़ रजिस्ट्रेशन कराना है यूज़िंग फ़ोन नंबर, तो वहाँ पर वो भी डेटा आपका रिपीट नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर हम बात करें ऐज, तो ऐज किसी की 18 है, किसी की 17 है, किसी की 18 हो सकती है। सिटी की बात करें तो हो सकता है जयपुर हो, जोधपुर हो, फिर जयपुर हो, ऐसी भी हो सकती है सिटी रिपीट हो। तो ये डेटा आपका रिपीट हो सकता है, ये भी रिपीट हो सकता है, लेकिन हाईएस्ट चांस है ये रिपीट नहीं होगा, ये भी रिपीट नहीं होगा और ये भी रिपीट नहीं होगा। तो 3 ऐसे हमारे पास कॉलम्स हैं जो रिपीट नहीं हो सकते हैं। तो जो रिपीट नहीं हो सकते हैं, वो सारे के सारे प्राइमरी की बनने के लायक हैं। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं सारे के सारे क्या है हमारे पास? कैंडिडेट की। ठीक है, कैंडिडेट की का मतलब क्या हो गया? पॉसिबल प्राइमरी कीज, वो सारी कीज जो प्राइमरी की बन सकती है। जैसे इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीरियल नंबर भी बन सकता है, आधार भी बन सकता है, फोन नंबर भी बन सकता है। तो ये सब क्या है? 3 हमारे पास क्या है? कैंडिडेट की है। अब इन 3 में से हम किसी एक को ही प्राइमरी की बनाएंगे, जो जिसके बेस पर हम दूसरे टेबल्स के बीच में लिंकिंग कर पाएंगे, रिलेशनशिप बना पाएंगे। तो हमने 3 में से एक को बना दिया, क्या बना दिया दोस्तों? प्राइमरी की। अब हमने इसको बना दिया तो अभी हमारे पास 2 बच गई है। ये जो 2 बच गई है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट की, यानी कि कैंडिडेट की जो है वो नहीं, मतलब ऐसे कैंडिडेट जो कि चूज़ नहीं किए गए हैं फॉर प्राइमरी की, ठीक है? तो कुल मिला के मैंने कहा था 3 की है, 3 में से 1 बन गई हमारे पास प्राइमरी की, तो 2 हमारे पास क्या हो जाएगी? हमारे पास यहाँ रह गई अल्टरनेट की, ठीक है? और 3 हमारे पास क्या थी यहाँ पर? ठीक है, ये 3 है हमारे पास यहाँ पर कैंडिडेट की, जिसमें से 1 प्राइमरी है और 2 हमारे पास अल्टरनेट की है। इसके बाद हमारे पास वर्ड्स आते हैं जो कि है कंपोजिट की और फॉरेन की। कंपोजिट की जो है इसका मतलब है अगर कोई ऐसा कॉलम है ही नहीं जिसमें हम लोग ये किसी एक पर्टिकुलर रो को फैच कर सकते हैं किसी एक कॉलम के बेस पे, जैसे कि उसके अंदर सपोज सीरियल नंबर नहीं है या आधार नंबर नहीं है, फ़ोन नंबर नहीं है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, सिटी, अब मैं कहना चाह रहा हूँ वो स्टूडेंट जिसका नाम सपोज सुरेश कुमार शर्मा है जो दिल्ली से है, तो मैंने 3-4 कॉलम्स यहाँ पर यूज़ किए, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, सिटी, ठीक है? तो अगर आप मल्टीपल कॉलम्स को यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट की। तो मोर देन 1 कॉलम होता है, जैसे ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, इसके बेस पर अगर आप डेटा निकाल रहे हैं। और एक होता है फॉरेन की। फॉरेन की का मतलब होता है कि इस टेबल का जो प्राइमरी की है, वो सपोज़ दूसरी टेबल के अंदर कोई एक और कॉलम आपके पास है, तो ये हमारा कहलाएगा फॉरेन की। इस टेबल के अंदर अपना अलग प्राइमरी की हो सकता है। यानी कि मैं अगर यहाँ पर कह रहा हूँ सपोज़ मेरे पास जो है वो एक आईडी है, स्टूडेंट आईडी है, कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर भी हमने अगर लिख रखा है स्टूडेंट आईडी, तो इस स्टूडेंट आईडी को हमने इस स्टूडेंट आईडी के साथ लिंक किया है। इसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन की।
इस टेबल का ये प्राइमरी की है, जबकि दूसरे टेबल में ये क्या बन गया है, यहाँ पर फॉरेन की बन चुका है, ठीक है। तो ये ऐसे ही मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, मान लो रोल नंबर है, आधार और रोल नंबर है, ये आधार बन गया और ये हमारे पास ऐसे कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कीज़ क्या होती है। आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या रखना है, वो की, यानी कि प्राइमरी की अगर मैं बात करूँ, तो प्राइमरी यूनिक होती है आपके पास और इसके अंदर नॉट नल वाली वैल्यू होती है, मतलब इसमें आप नल स्टोर नहीं कर सकते। और भी मैं आपको इसको आगे बताता हूँ जब हम इसको कंस्ट्रेंट्स को डिस्कस करते हैं। फिर एक वर्ड आता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब होता है, यानी कि जो दो टेबल के बीच में आप लिंकिंग कर रहे हो, इस टेबल को इस टेबल के साथ जब आप लिंक कर रहे हो, तो इसके कुछ रूल्स है। इन रूल्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो एंश्योर करता है डेटा की कंसिस्टेंसी को बिटवीन रिलेटेड टेबल्स। दो टेबल के बीच में ये क्या करेगा, कंसिस्टेंसी करता है कि हमारा डेटा एक्यूरेट हो। ऐसा नहीं कि यहाँ से कोई डेटा आपने डिलीट कर दिया और यहाँ से वो डेटा हटा ही नहीं। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर एक डेटा था जिसमें मान लो टीचर की आईडी थी। टीचर की आईडी थी सपोज़ 5, जिसका नाम था XYZ, जिसका कोई फ़ोन नंबर भी था। लेकिन यहाँ से हमने उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया और यहाँ पर उसकी आईडी 5 बता रहा है, तो हम 5 पे डेटा कैसे लेके आएँगे? फिर तो इश्यू हो जाएगा। तो ये कुछ रूल्स बताता है कि आप इसमें से डिलीट करें तो इधर से भी करें या इंसर्ट करें तो वहाँ भी करें, उसका इफ़ेक्ट होना चाहिए, ऐसे कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है फॉरेन की वैल्यू मस्ट एग्जिस्ट इन प्राइमरी की, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बोला जा प्राइमरी टेबल, यानी कि यहाँ अगर आपकी कोई फॉरेन की है, जैसे मान लो मैंने कहा सीरियल नंबर, तो इसमें भी आपका वो सीरियल नंबर कहीं होना चाहिए, एसआईडी तो यहाँ पर भी होनी चाहिए। फॉरेन की वैल्यू मस्ट एग्जिस्ट इन प्राइमरी टेबल। जो यहाँ पर फॉरेन की बना रहे हो, वो फॉरेन की आपके पास इस वाली टेबल के अंदर भी होनी चाहिए। उसके बाद है कैन नॉट डिलीट प्राइमरी की इफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट, यानी कि अगर आप यहाँ से मान लो इसको डिलीट करना चाहते हो, तो वो रिकॉर्ड तो यहाँ पर भी होगा, तो अब आप उसको डिलीट नहीं कर सकते प्राइमरी की को, ठीक है। उसके रिकॉर्ड्स को भी आप डिलीट नहीं कर सकते। उसके बाद है कैन नॉट अपडेट प्राइमरी की इफ यूज्ड एज अ फॉरेन की। तो वही चीज़ है, अगर आप यहाँ से यहाँ पर जैसे मान लो इस 5 को अगर आप चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है, या यहाँ से अगर आपको चेंज करना चाह रहे हो, तो उसका इफेक्ट तो इस टेबल में भी होगा, तो फिर वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। खैर यहाँ पर ये लिखा है स्टूडेंट टेबल और क्लास टेबल, तो स्टूडेंट एक टेबल है, क्लास एक टेबल है और दोनों के बीच में हमने एक रिलेशनशिप क्रिएट करी। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के रूल्स यहाँ पर फॉलो होते हैं, जो सभी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स अप्लाई करवाते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, बस डीबीएमएस का काम है, वो देखता है बैकग्राउंड में। उसके बाद आता है दोस्तों, हम बात करेंगे अब थोड़ा प्रैक्टिकल पे आएंगे, यानी कि सबसे पहले बात कर लेते हैं मायस्क्यूएल, एक टाइप का रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। एग्जाम में पूछा जाता है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल फ्री है और साथ में आपको ओपन सोर्स एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट मिलता है, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड भी आपको मिलता है और साथ में वो आपको फ्री भी मिलता है। तो फ्री सॉफ्टवेयर है आपके पास और साथ साथ में ओपन सोर्स है। इसके बाद ये जो सॉफ्टवेयर है वो बैकग्राउंड में यूज करता है एसक्यूएल को। एसक्यूएल की फुल फॉर्म है दोस्तों आपके पास यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये जो आपका माई एसक्यूएल वो बहुत फास्ट है, वो बहुत सिक्योर है और स्केलेबल है। इसका काम करने का जो तरीका है वो दूसरे सॉफ्टवेयर से बहुत फास्ट है और सिक्योरिटी ये बहुत आपको अच्छे से प्रोवाइड कराता है। इसमें कंपोनेंट्स की बात करें तो एक माई एसक्यूएल सर्वर होता है, जैसे मान लो यूट्यूब का सर्वर है जिसपे मेरा ये वीडियो पड़ा है, और आप लोग क्लाइंट है जो यहाँ इसके साथ कनेक्ट करें इस टाइप से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो आर्किटेक्चर होता है माई एसक्यूएल का, उसमें क्या है, सर्वर और क्लाइंट होते हैं। क्लाइंट रिक्वेस्ट करते हैं तो सर्वर पे वो डेटा आपका एग्जीक्यूट होता है, प्रोसेस होता है। ये सर्वर बेस्ड भी आपके पास होता है, क्लाइंट बेस्ड भी क्वेरी आप एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें माई एसक्यूएल को किसने डेवलप किया, किसने बनाया, तो उसका नाम है दोस्तों माइकल वाइडनस, जिसको शॉर्ट में एके मॉन्टी भी कहा जाता है। एक व्यक्ति है जिसका नाम एके मॉन्टी है। एके मॉन्टी जो है उनकी डॉटर का नाम था दोस्तों माय, और उन्होंने इस एसक्यूएल सॉफ्टवेयर को यूज करके इसके आगे अपनी बेटी का नाम लगाया जो है माय, ठीक है। अपनी बेटी के नाम पे जो नया एसक्यूएल को यूज करते हैं उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसका नाम ही क्या रख दिया, माय एसक्यूएल। और यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं दोस्तों, आपके पास एक डॉल्फिन का लोगो है। तो इसके लोगो में एक डॉल्फिन है जिसका नाम है सकीला। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके पास बस इसमें एक इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन रहेगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड। एसक्यूएल के अलग-अलग कमांड है। ये फिर से आपके पास दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। पक्का एक क्वेश्चन आपका इस स्लाइड से भी आएगा। पूछा जाता है दोस्तों इनमें से डीडीएल कमांड है या डीडीएल कमांड नहीं है, तो डीडीएल की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, वो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, वो हमारे डेटाबेस के स्ट्रक्चर को, चाहे टेबल कह दीजिए या आप पूरा डेटाबेस कह दीजिए, उसको डिफाइन, उसको क्रिएट करना, उसको डिलीट करना, उसको मॉडिफाई करने का काम होता है डीडीएल के थ्रू।
इसमें कुछ कमांड है दोस्तों जो है आपके पास, एक क्रिएट कमांड, एक है ऑल्टर कमांड, एक है ड्रॉप कमांड, एक है ट्रंकेट कमांड, एक है रीनेम कमांड। तो ये 5 टाइप के कमांड है आपके पास जो हम लोग यूज़ करते हैं डीडीएल में। बाकी आपके पास जो होते हैं वो मोस्टली हम यूज़ करते हैं डीएमएल के अंदर। डीएमएल की फुल फॉर्म होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें आता है दोस्तों हमारे पास इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, 3 कमांड हम लोग देखते हैं। कभी-कभी हम इस सेलेक्ट को भी इसी कैटेगरी में ले लेते हैं। कुछ लोग आपको बोल देंगे डीएमएल में 4 कमांड होते हैं, हो सकता है शायद कभी मैं भी बोल दूं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट। लेकिन यार डीएमएल मैनिपुलेशन का मतलब होता है टेबल में एक रिकॉर्ड ऐड करना या उसमें से डिलीट करना या उसमें कोई चेंज करना। लेकिन अगर आप टेबल में से कोई डेटा निकाल के देखना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं डीक्यूएल यानी कि डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये डेटा को रिट्रीव करता है किसी डेटाबेस में। तो डीक्यूएल की फुल फॉर्म होती है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। उसके बाद आता है दोस्तों आपके पास डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और टीसीएल यानी कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये जो दोनों होते हैं, यानी कि जो डीसीएल आपके पास है वो ग्रांट और रिवोक यानी परमिशन देने का काम, कंट्रोल करने का काम ये करता है। जबकि जो मैनेज करना है यानी कि आपका जो कमांड है वो सक्सेसफुल आपका आगे जाएगा, मतलब सबमिट हो जाएगा, तो उसको कमिट करवाना पड़ता है। अगर बीच में वो नहीं हो रहा है तो उसके लिए सेव पॉइंट होता है, सेव पॉइंट तक नहीं पहुंचा है तो वापस रोल बैक करता है। ये सारे ऐसे कमांड्स होते हैं जो हम बहुत बड़े लेवल पर अगर सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं। और ये कमिट कमांड जो है वो मैंने क्लास 12th के अंदर भी बता रखा है, जब हम पाइथन से माई की कनेक्टिविटी कराते हैं तो जो भी आप इंसर्ट, अपडेट या डिलीट करते हैं उसके बाद हमको कमिट करना पड़ता है। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड है, डीडीएल, डीएमएल की फुल फॉर्म याद रखिएगा। और इसके जो कमांड्स के नाम है दोस्तों ये जरूर आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सेसिंग डेटाबेस इन माई एसक्यूएल। तो डेटाबेस को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो माई एसक्यूएल में, तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर में दोस्तों माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर के लिए आप गूगल क्रोम में जाएं और वहां जाकर के डाउनलोड करने के लिए लिख दीजिए माई एसक्यूएल डाउनलोडर, या हाउ टू डाउनलोड, जो भी आप लिखे। एटलीस्ट अगर मैं कहूँ तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि माई एसक्यूएल को डाउनलोड करना आपको आ जाएगा। डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका इंस्टॉलेशन भी शुरू हो जाएगा। अब मैं अपने कंप्यूटर पे दोस्तों पहले माई एसक्यूएल शुरू कर देता हूँ। माई एसक्यूएल में आपको जो देखना है दोस्तों वो हमारे पास आएगा ये वाला, जिसको हम कहते हैं कमांड, ठीक है, लाइन। ठीक है, ये हमको यूज़ करना है। तो माई एसक्यूएल में कमांड लाइन आएगा, क्लाइंट वाला, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ऐसा एक सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर आपने अपने मायएसक्यूएल के अंदर पासवर्ड लगा रखा है तो ठीक, अदरवाइज़ वो डायरेक्ट खुल जाएगा, आप एंटर कर सकते हैं। मैं इसमें पासवर्ड लगा के रखता हूँ, तो मेरे पास इसका एक पासवर्ड है जो कि मैंने सिंपल सा 1 2 3 4 5 6 डाला है, इस तरीके से वो डिस्प्ले होना शुरू हो गया। अब मुझे इसके अंदर कुछ कमांड लिखने हैं, तो क्या कमांड लिखने हैं दोस्तों मैं आपको ये दिखा देता हूँ। पहला कमांड है शो डेटाबेसेस, मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ शो डेटाबेसेस, शो डेटाबेसेस, और उसके बाद सेमीकोलन लगा के एंटर करेंगे तो मेरे कंप्यूटर में जितने भी डेटाबेस है वो सारे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। अब हो सकता है कि अब आपको नया डेटाबेस बनाना है क्योंकि ये तो किसी और ने बनाया। अगर आप चाहते हैं आपके कंप्यूटर में खुद का डेटाबेस बनाए तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास, अगर हम खुद का बनाना चाहते हैं तो मैं आपको भी बता देता हूँ कैसे हम क्रिएट करेंगे, फिर कैसे यूज करेंगे। तो क्रिएट करने के लिए सिंपल है, आप लिख दिए क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का जो नाम लिखना चाहे। मान लो मैं यहाँ पर अपना एक डेटाबेस बनाना चाहता हूँ, माई सैम्पल डीबी। ठीक है, इस तरीके से मैं इसका एक नाम रखना चाहता हूँ, माई सैम्पल डीबी। ये आई थिंक आपको समझ में आएगा क्या लिखना है, क्रिएट डेटाबेस और उसके बाद उसका नाम आप देखेंगे लिखा गया क्वेरी ओके, यानी कि आपका डेटाबेस बन चुका है। एरो की से दोस्तों आप पहले वाले कमांड को वापस जाके देख सकते हैं, पहले जितने भी लिखे हैं अभी वो सारे दिख जाएंगे। मैंने क्योंकि दूसरा कमांड ही लिखा है तो जस्ट एक ही ऊपर आ रहा है, मैं एंटर करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा। हमने अभी लिखा था जो डेटाबेस बनाया था यहाँ पर वो है माई सैम्पल डीबी। ठीक है, इसी नाम से हमने क्रिएट किया था माई सैम्पल डीबी। अब मुझे उसको यूज़ करना है, मतलब उसको एक्टिवेट करना है, फिर उसमें काम करना है, तो लिख दूँगा यूज़। और उसके बाद आपके जो डेटाबेस का नाम था, जो आपने अभी-अभी क्रिएट किया, तो मैंने इसके अंदर किस नाम से रखा था, माय सैंपल डीबी, मैं लिख देता हूँ यूज़ माय सैंपल डीबी। ठीक है, माय सैंपल डीबी। अगर आप देखें, तो यहाँ पर वो लिखा आ गया डेटाबेस चेंज्ड, मतलब अब आप इस वाले डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं। ये बिल्कुल खाली है, अभी इसके अंदर कोई टेबल्स नहीं बनी हुई है। देखना चाहें तो लिख सकते हैं शो टेबल्स, जैसे शो डेटाबेसेस लिखते हैं आपको लिखना पड़ेगा शो टेबल्स। जैसे लिखेंगे शो टेबल्स, लिखा रहा है एम्प्टी सेट, मतलब इसमें कोई टेबल नहीं है। दोस्तों ये पूरा काम कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर हो रहा है, आप इस तरीके से मान सकते हैं। तो विजुअली हमारे पास टेबल्स नहीं है, जैसे हम अपने कंप्यूटर में डेस्कटॉप पे जाते हैं फोल्डर ओपन करते हैं, वैसा नहीं, थोड़ा एज्यूम करना पड़ता है।
तो ये 3 कमांड मैंने आपको बता दिए, शो डेटाबेसेस, यूज़ डेटाबेस नेम और उसके बाद शो टेबल्स। इसके बाद आता है हम इसके अंदर आ गए तो हमको क्या करना है दोस्तों, एक टेबल क्रिएट करनी है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लिख देंगे जैसे अभी मैंने कहा था क्रिएट डेटाबेस, ठीक है? तो क्रिएट डेटाबेस से क्या होता है, केवल एक फ़ोल्डर बनता है। लेकिन हमको तो अब क्या करना है, इसके अंदर एक टेबल बनानी है और टेबल के अंदर हमको बहुत सारे कॉलम्स बनाने हैं, वो भी बताना पड़ेगा। जैसे मान लो ये सीरियल नंबर है, तो सीरियल नंबर मैं लिखूँगा 1। मान लो ये एक नेम है, तो किसी का नाम है सपोज़ कि विनय, ठीक है? उसके मार्क्स है, मान लो मार्क्स आपके पास कुछ और हैं, जैसे 98.23 फ्लोट वैल्यू है। तो ये आपके पास अलग-अलग टाइप का डेटा है, तो आपको इसके अंदर क्या बताना पड़ेगा, डेटा का टाइप भी और साथ में आपको कॉलम भी बताने पड़ेंगे, कितने कॉलम है, कॉलम के नंबर, उसका नाम क्या रखेंगे, उसका टाइप क्या रखेंगे। और इसमें अगर आप चाहें तो कुछ कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करवा सकते हैं, जैसे इसमें मैंने लिखा है प्राइमरी की और साथ में लिखा है नॉट नल। तो ये क्या चीज़ है, पहले अपन इसको समझते हैं। मैंने एक टेबल बनाई जिसका नाम है सपोज़ स्टूडेंट्स, जिसमें मैंने क्या लिख दिया, स्टूडेंट आईडी इंटीजर प्राइमरी की। ये समझ में आया होगा? इससे क्या होगा, एक टेबल बनेगी और सबसे ऊपर आपके पास एसआईडी नाम का एक कॉलम बन जाएगा, पूरा लिखा आएगा जैसा आप लिखोगे, जैसे स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। स्पेस नहीं आता है कॉलम के नाम पे और पहला कैरेक्टर आपका कभी भी नंबर नहीं हो सकता। ये जो आपके पास स्टूडेंट आईडी है, इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करेगा, यानी कि 1 2 3 ऐसा लेगा। और प्राइमरी की है, प्राइमरी की में 2 चीज़ें होती है, एक तो यूनिक वैल्यू होती है, यानी कि डुप्लीकेट नहीं होती और एम्प्टी नहीं हो सकती, तो मैं लिख देता हूँ नॉट नल, ठीक है? यानी कि एम्प्टी भी नहीं हो सकता। तो हमने इसको बना दिया प्राइमरी की, उसके बाद ले रहा हूँ मैं नेम। इसके अंदर क्या आ जाएगा, आपके पास एक नेम नाम का कॉलम आएगा, जो कि लिखा है वेर केयर। वेर केयर का मतलब होता है इसके अंदर आप मैक्सिमम 100 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो। 100 मतलब मैंने लिखा, मान लो किसी का नाम VINAY, तो दोस्तों 5 कैरेक्टर है। आप मैक्सिमम कितना बड़ा लिख सकते हो, 100 कैरेक्टर जितना बड़ा, ठीक है? तो ये 100 कैरेक्टर जितना ले सकता है। ऐसे आपके पास एक अभी अभी मैं आपको आगे बताऊँगा, एक केयर होता है, एक वेर केयर होता है। केयर का मतलब होता है अगर आपने 100 लिख दिया तो दोस्तों वो 100 की 100 बाइट पूरी की पूरी यूज़ में आएगी, भले आप 2 कैरेक्टर ही उसमें क्यों नहीं स्टोर कर रहे हो। लेकिन अगर आप वेर केयर लिखते हो, तो आप जितने कैरेक्टर यूज़ करें बस वही आपके काम आएगी, ठीक है? इसका मतलब होता है वेरिएबल कैरेक्टर, और जबकि आप सिर्फ सिंपल सा कैरेक्टर लिखते हैं, तो वो फिक्स्ड कैरेक्टर होता है, ठीक है? और इसमें लिखा मैंने नॉट नल, मतलब आपको नाम लिखना कंपलसरी है। उसके बाद आपके पास आता है एज, तो मैंने थर्ड कैरेक्टर लिख दिया है एज, और एज किसी की होती है दोस्तों, सपोज 16 साल, 18 साल, 20 साल, ये आपके पास हो जाता है नंबर, न्यूमेरिक वैल्यूज को लिखता है। तो मैंने ये 3 यहाँ पर कॉलम्स रखे हैं, आई थिंक ये आपको समझ में आ जाएंगे। आप ऐसे अपनी एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं भी ऐसे ही एक टेबल क्रिएट करके देख लेता हूँ। मैंने लिख दिया क्रिएट टेबल, और टेबल का जो नाम लिखना चाहो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सपोज क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ठीक है? अब आप इसके अंदर क्या कुछ काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ऐसा एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा, यानी कि आप यहाँ से बताना चाह रहे हैं कि इस स्टूडेंट नाम की टेबल में आपको कौन-कौन से कॉलम, उसके टाइप और जो भी कंस्ट्रेंट्स है वो पास करने हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ जाकर के लिख देता हूँ, जैसे मैंने अभी कहा था कि मैं इसमें लिखना चाहता हूँ सपोज सीरियल नंबर। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ सपोज रोल नंबर। इंटीजर टाइप का लेना है तो मैं INT लिख दूंगा, और इसको मुझे प्राइमरी की में डालना है तो मैं प्राइमरी की लिख दूंगा, ठीक है? ये सिंपल सा है, रोल नंबर इंटीजर प्राइमरी की। इसके बाद आपके पास आएगा दोस्तों, सपोज आप लेना चाहते हैं नेम, जो कि वैरकेर हो सकता है आपके पास, मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम 50 कैरेक्टर मुझे इसमें लेने हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों एज। एज आपके पास इंटीजर टाइप का होगा, आगे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं सपोज़ कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसमें इतना ही लिख देता हूँ, ठीक है? या मैं इसमें लिख देता हूँ सपोज़ एक सिटी भी। सिटी के अंदर मैं जाके लिख देता हूँ इसके अंदर वैरकेर, ठीक है? और मैं इसमें लिख देता हूँ यहाँ पर वेरिएबल वैरकेर, ठीक है? और वैरकेर के अंदर मैं पास कर देता हूँ सपोज़ किसी की 80 कैरेक्टर बड़ी सिटी हो सकती है। समझ में आ गया होगा। अब लास्ट वाले में आपको कॉमा नहीं लगाना है, ठीक है? फिर ये वाला ब्रैकेट बंद होगा जो अभी हमने यहाँ से शुरू किया था। लास्ट में सेमीकोलन एंटर करेंगे, टेबल आपकी बन चुकी है, ठीक है? अगर आप देखना चाहें तो मैं लिख सकता हूँ शो टेबल्स। आपके इस डेटाबेस में कौन सी टेबल बनी है? एक है। माय सैंपल डीबी नाम के डेटाबेस में एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट। अगर आप चाहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है वो देखना हो तो आप लिखते हैं DESC, और यहाँ पर आप बता सकते हैं जो भी आप अपनी टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, डिस्क्राइब करेंगे, तो मैं लिखता हूँ DESC और स्टूडेंट, ठीक है? तो आप पूरा डिस्क्राइब भी लिख सकते हो, केवल DESC भी लिख सकते हैं। आप देखेंगे इस टाइप से हमने इसके अंदर इसका एक जो स्ट्रक्चर है वो हमने क्रिएट किया था।
अब आप इसके अंदर डेटा स्टोर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ख़ैर, अभी हम यहाँ पर कुछ और कंस्ट्रेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था, मैंने कहा था एक होता है प्राइमरी की, एक होता है नॉट नल, तो और भी है। तो दोस्तों कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है? रूल्स, यानी कि आप यहाँ पर कुछ रूल्स अप्लाई करवा रहे हैं अपने टेबल के ऊपर। क्या-क्या रूल्स हैं दोस्तों? एक है नॉट नल। नॉट नल का वैल्यू, जिसकी वैल्यू कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकती। वैल्यू डालना कंपल्सरी है। जैसे अगर आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, सपोज़ आप कोई भी एक वेबसाइट पे, तो उसके अंदर एक वो स्टार बना हुआ आता है रेड कलर से, और आपको वो वैल्यू डालनी ही डालनी पड़ती है सबमिट करने से पहले। नहीं डालते तो वो आगे आपका प्रोसेस में जाता ही नहीं है। वैसे ही अगर आप चाहते हैं नॉट नल, यानी वैल्यू कंपल्सरी है डालना, तो आपको लिखना पड़ेगा नॉट नल। अगर आप चाहते हैं कि डेटा आपका यूनिक हो, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर वापस रिपीट नहीं होना चाहिए, एक बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उससे वापस रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके सपोज, तो यूनिक, यूनिक का मतलब है नो डुप्लीकेट वैल्यू। उसके बाद आता है आपके पास थर्ड नंबर प्राइमरी की। प्राइमरी की में नॉट नल और यूनिक दोनों काम करते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये नॉट नल भी हो और यूनिक भी हो, तो उसको आप प्राइमरी की बना सकते हैं। सभी को बनाना जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे होंगे जो यूनिक भी होंगे, नॉट नल भी होंगे, बट आप प्राइमरी की के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसके बाद आता है दोस्तों फॉरेन की। फॉरेन की का मतलब होता है दो टेबल के बीच में जब आप लिंकिंग करते हैं, आपको याद होगा मैंने आपको भी पहले भी बताया था, दो टेबल के बीच में जब आप लिंकिंग करेंगे, ठीक है, वो हो सकता है पहला ही कॉलम हो सकता है, बीच का कोई कॉलम हो, तो यहाँ पर ये है प्राइमरी की, दूसरी टेबल में क्या हो जाएगा, ये आपके पास फॉरेन की हो जाएगा। नेक्स्ट है चेक। चेक का मतलब है कंडीशन, जैसे कि वैल्यू आपके पास जो है वो 5 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये आपका आगे प्रोसेस में लेके आया, ठीक है। इसी टाइप से डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि मान लो किसी की जो कंट्री है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इंडिया सेलेक्ट हो, ठीक है? ऐसा कुछ भी आप ले सकते हैं। ये ऐज जो है वो हमारे पास एटलीस्ट उसमें 18 बाय डिफ़ॉल्ट हो, आप चाहें तो चेंज कर लें। कॉन्टैक्ट नंबर आपका यही रहे, अगर आप चाहें तो चेंज कर लें, या कुछ भी आप रखना चाहते हैं, तो वो आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रखना चाहते हैं वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और वैसे ही एक होता है ऑटो इंक्रीमेंट। अगर पहला रिकॉर्ड आपका 1 है तो ऑटोमेटिक दूसरे की आईडी 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, इस टाइप से आपका अपने आप चलता जाएगा ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटोमेटिक नंबर इंक्रीज़ ये होते जाएँगे, ठीक है? तो ये कंस्ट्रेंट्स हैं, ये शायद आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इन कंस्ट्रेंट्स को यूज़ करते हुए, अगर हम देखें तो स्टूडेंट आईडी नाम से हमने सपोज़ इसने प्राइमरी की डाल दिया और साथ में ऑटो इंक्रीमेंट डाल दिया। पहला अगर रिकॉर्ड 1 है तो ऑटोमेटिक 2, 3 होगा, और ये साथ-साथ में अगर देखें तो यूनिक भी होगा क्योंकि ऑटो इंक्रीज़ हो रहा है, और नॉट नल भी होगा क्योंकि ऑटोमेटिक उसमें वैल्यू भी आती जा रही है। ऐसे ही मैंने नॉट नल अलग से डाला है, यूनिक डाला है, चेक मैंने इसमें बता दिया है, डिफ़ॉल्ट मैंने बता दिया है। ठीक है? तो ऐसे आप अलग-अलग टेबल्स बना सकते हैं, और अगर आप फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट देखना चाहें तो मान लो एक टेबल आपकी ये है, दूसरी टेबल ये रही कोर्स वाली, और इन दोनों टेबल्स का अगर आप लिंक बनाना चाहते हो तो ऐसे लिखेंगे फॉरेन की स्टूडेंट आईडी के रेफरेंस स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी। यानी कि आप फॉरेन की जिससे बना रहे हैं, ठीक है? इस एनरोलमेंट के साथ, तो वो कौन से पर्टिकुलर टेबल की कौन-सी आईडी को, इस टेबल की कौन-सी आईडी को आप बनाना चाह रहे हैं। तो मैं इस टेबल की ये वाली और दूसरी टेबल की, यानी कि उस टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, उसकी इस वाली आईडी को मैं आपस में जो है वो लिंक करना चाह रहा हूँ, तो फॉरेन की बनाना चाह रहा हूँ। ऐसे ही दूसरी टेबल एक और है कोर्स वाली, उसमें से अगर आप बनाना चाहते हैं तो ऐसे आप मेंशन करते हैं। हालाँकि बहुत ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, आपको बस कंस्ट्रेंट्स याद रखने हैं, बाकी फॉरेन की वाला कोई कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली थोड़ा आता नहीं है। या एक एग्जांपल बताया, जैसे मैंने टेबल्स क्रिएट करी, इस टेबल के बेस पर आप देखें तो हमारे पास स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, ये सब कुछ आ गया। अगर यहाँ पर मेरे पास ये टेबल है, मान लो इस टेबल का कुछ भी नाम, जैसे मान लो स्टूडेंट है, तो अगर मैं यहाँ आपसे कहना चाहता हूँ कि मान लो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो अंजलि पटेल है, ठीक है, अंजलि पटेल, इस अंजलि पटेल ने कौन से कोर्स में अपने आप को एनरोल कर रखा है? तो आप देखेंगे दोस्तों, अंजलि पटेल जिसकी आईडी नंबर क्या है हमारे पास 4। अब इस टेबल से हम जाएँगे इस टेबल के पास, यहाँ पर हम लोग जाके देखेंगे स्टूडेंट आईडी जिसकी 4 है, तो दोस्तों ये रही 4, और इससे हम लोग ये देखेंगे कि इसका कोर्स आईडी क्या है, वो है 105, और यहाँ से हम इसके पास आएँगे और यहाँ आके देखेंगे 105 पे कौन-सा कोर्स है दोस्तों, वो है हिस्ट्री। तो हम बोलेंगे अंजलि पटेल ने हिस्ट्री कोर्स में अपने आप को एनरोल कर रखा है। लिंकिंग के लिए बस एक छोटा-सा क्वेश्चन है कि अगर हो सके तो आप मुझे बताइएगा, ये जो प्रिया शर्मा नाम की स्टूडेंट है, इसने कौन से कोर्स में एनरोल करवा रखा? तो बहुत सिंपल सा आंसर है, अगर आपको लगे तो आप यहाँ पर वो टाइम मेंशन कर दीजिएगा, जैसे मान लो 15 मिनट इतने सेकंड पे आपने आंसर दिया है, प्रिया शर्मा का कोर्स होगा आपके पास, जो भी इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस जो भी आपको समझ में आया हो, ठीक है?
इसके बाद हम बात करते हैं माई के डेटा टाइप्स को लेकर के। जैसे मैंने आपसे कहा था अभी कि एक इंटीजर टाइप आपके पास होता है, इंटीजर जिसमें सपोज 5 स्टोर कर सकते हैं। एक होता है फ्लोट जिसमें मान लो 5.5 होता है, और डबल जो कि पॉइंट के बाद की वैल्यूज को भी बढ़ाने के लिए होता है, जिसको हम डबल बोलते हैं। ठीक है, तो 3 आपके पास टाइप होते हैं जो न्यूमेरिक है। आपके जनरली जो काम आएंगे दोस्तों वो इंटीजर और फ्लोट ही आएंगे। स्ट्रिंग है जिसमें आपके पास एक कैरेक्टर होता है, एक वैरकेर होता है, और एक आपके पास टेक्स्ट होता है। ये दोनों आपके पास जो है वो 0 से लेकर 255 कैरेक्टर तक आप स्टोर कर सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा अगर आप करना चाहते हैं 65,535 कैरेक्टर, तो आप यहाँ पर यूज़ करते हैं टेक्स्ट। ठीक है, जनरली हम लोग जो यूज़ करते हैं दोस्तों वो वैरकेर करते हैं। एक डेट एंड टाइम भी होता है, आप चाहें तो डेट या टाइम, या डेट एंड टाइम जो दोनों यानी कि टाइम स्टैम्प की तरह काम करता है, दोनों जिसमें स्टोर करना चाहें, और केवल साल अगर आप स्टोर करना चाहें, तो ये अलग अलग डेटा के टाइप्स होते हैं, आप जो यूज करना चाहें कर सकते हैं। जनरली दोस्तों हम लोग यूज करते हैं डेट, जिसमें कंप्लीट पूरी डेट आपके पास आ जाती है। यहाँ मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने इंसर्ट करा है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, और जो भी आप वैल्यू पास करना चाहें। तो अभी हमने ये जो टेबल क्रिएट करी है, मैं इसमें डेटा स्टोर कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है दोस्तों हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट। ठीक है, और इसमें आप अगर कोई अलग अलग कॉलम्स में डेटा डालना चाहते हैं, रोल नंबर, एज, नेम, सिटी, आगे पीछे करके, तो आपको वो कॉलम के नाम पूरे लिखने पड़ेंगे, या किसी को खाली छोड़ना चाहते हो तो फिर आपको यहाँ कॉलम के नाम लिखने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको। इसमें मान लो आप लिखना चाहते हो, इस तरीके से लिख देता हूँ। मान लो आपने लिखा रोल नंबर, और साथ में आप लिखना चाहते हैं एज, आपको अभी नाम नहीं पता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वैल्यूज, और जो वैल्यू हमारे पास होगी, ठीक है, वो मैं लिख देता हूँ। रोल नंबर है सपोज 1, और जो एज है वो सपोज है 16। तो ये दो ही वैल्यू जाके स्टोर होगी, बाकी सब कुछ एम्प्टी यानी कि नल रहेगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, स्टूडेंट, तो आप देखेंगे यहाँ हमारे पास 1 और 16 है, बाकी दोनों नल है, मतलब खाली है। अगर आप ये इस तरीके से नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, सारा का सारा डेटा डालना है तो स्टूडेंट, उसके बाद आप लिख सकते हैं वैल्यूज, और वैल्यू में आप जो भी लिखना चाहें, जैसे एक तो लिख ही दिया था, दो दो में आपको नाम मेंशन करना है। मान लो किसी का नाम था अमित। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पर क्या चाहिए दोस्तों, एज, मान लो उसकी एज है 15, और साथ में उसकी सिटी चाहिए, तो सिटी के लिए मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ मान लो जयपुर। अब ये आप अच्छे से जानते होंगे दोस्तों, जो स्ट्रिंग होती है वो सिंगल कोट में आपको लिखनी हो, जो नंबर है वो बिना सिंगल कोट के आप लिख सकते हैं। एंटर करेंगे, मैं फिर से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, दो एंट्री हमने कर ली है। ठीक है, 2 पे हमारे पास अमित 15 और जयपुर आ चुका है। इसी टाइप से अगर हम चाहें यहाँ पर, तो हमारे पास डेटा एंटर करने का एक और तरीका भी हो सकता है, जो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, फिर हमारे पास है वैल्यूज, और ये जो हमने डेटा इसको स्टोर किया है 2 के बाद में 3 कर देता हूँ। अमित की जगह मान लो किसी का नाम होगा अनीता। ठीक है, एज में इसकी 16 कर देता हूँ, जयपुर में ही है, लेकिन अब मैं इसको एक से ज़्यादा डेटा स्टोर करना चाहता हूँ, कॉमा लगाए, और फिर से आप इस तरीके से कर सकते हैं। इस 3 की जगह आप 4 कर सकते हैं, अनीता की जगह सपोज आप अंकित कर सकते हैं, इस 16 की जगह आप सपोज 17 कर सकते हैं, जयपुर की जगह सपोज आप यहाँ पर जोधपुर कर सकते हैं। इस टाइप से आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल आप जितने भी रोज चाहें कर सकते हैं। आप देखेंगे इसमें भी डेटा स्टोर हो गया, और मैं इसको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर नल यानी कि पहला डेटा जिसमें 1 2 3 4 में, और नल खाली रखा था, उसके बाद अमित, अनीता, अंकित, इस टाइप से मैंने डेटाबेस में स्टोर कर दिया है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने ये आपको बता दिया है कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स आप कैसे स्टोर कर सकते हैं, ऐसे कॉमा कर करके, और नल वैल्यू अगर आप रखना चाहें तो आप डायरेक्ट एंटर भी कर सकते हैं, 3 नल नल जो भी। नल में आपको स्ट्रिंग नहीं लगानी, मतलब सिंगल कोट्स आपको नहीं लगाने। अगर आप स्टोर करना ही चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, और सपोज मेरे को अभी उसकी सिटी नहीं पता है, तो मैं इसकी जगह जाके क्या लिख दूंगा यहाँ पर नल, और ये 2 की जगह मैं कर देता हूँ 5, और उसका नाम अगर मेरे को पता है तो ठीक है, चलो मैं कर ही लेता हूँ, उसमें कुछ बड़ा नहीं है। मान लो नाम है भावेश। ठीक है, भावेश जो है जिसकी एज है सपोज 18, और उसकी सिटी मुझे नहीं पता है, बस एंटर कर दूंगा। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास भावेश का डेटा आ गया, बट उसकी सिटी में क्या आया है, नल आया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप नल स्टोर करना चाहते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड, सिंगल रिकॉर्ड आप कैसे इंसर्ट करते हैं। आप किसी दूसरी टेबल से डेटा लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा है इंसर्ट इनटू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ एक न्यू स्टूडेंट नाम के टेबल में,
और मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नाम के टेबल में से वो लोग जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा है, उनका डेटा लेना चाहता हूँ। तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट क्वेरी मैंने आपको भी बताई थी, मैंने लिखा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम जो भी लास्ट में सेमीकोलन लगा देते हैं, जैसे हम यहाँ पर देख भी सकते हैं, अभी-अभी हमने जस्ट यही लिखा है, ठीक है? इसमें जो भी टेबल का नाम है वो टेबल का नाम लिख देंगे। स्टार का मतलब होता है जो कॉलम्स आप लेना चाहते हैं, जैसे मैं इसकी जगह लिखना चाह रहा हूँ सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद आप क्या लिखते हैं हमेशा अपने कॉलम के नाम। मैं जैसे लिखना चाह रहा था दोस्तों यहाँ पर रोल नंबर, हमारे पास यहाँ पर क्या है आरएनओ है और मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ नेम। 2 कॉलम मुझे लेने हैं। आप चाहे जितने कॉलम लिख सकते हैं। सारे चाहते हैं तो स्टार लिख दीजिए, नहीं तो आप कॉमा सेपरेट करते-करते अपने कॉलम्स के नाम बता सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों फ्रॉम। फ्रॉम मतलब कौन-सी टेबल से करना है उसका नाम बता दीजिए, जैसे स्टूडेंट है। इतना ही करके देखते हैं। हमको दोस्तों इसमें रोल नंबर और नेम दोनों मिल चुके हैं। अगर मैं सारे के सारे कॉलम्स चाहता हूँ, इसकी जगह मैं क्या लिख दूँगा सेलेक्ट स्टार और उसके बाद मैं क्या लिख दूँगा यहाँ पर फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये हमको सारे के सारे कॉलम यानी कि सेलेक्ट के बाद क्या लिखते हैं अपने कॉलम के नाम। उसके बाद हम लिखते हैं फ्रॉम स्टूडेंट, या आप एक ही रो में भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं था, लेकिन मैं चाहता हूँ अलग-अलग तरीके से आपको समझाना। सेलेक्ट के बाद क्या आते हैं आपके हमेशा कॉलम के नाम। फ्रॉम के बाद क्या आएगा हमेशा टेबल का नाम। अगर आप कंडीशंस लगाना चाहें तो कंडीशंस भी लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे वेयर एक मैंने क्लॉज लगाया। वेयर क्या काम करता है? तो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ जैसे सेलेक्ट आपके पास था, सेलेक्ट स्टार कर देता हूँ। ठीक है? ये क्या कर रहा है दोस्तों मुझे सारा का सारा डेटा डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है? लेकिन मैं कंडीशन डालना चाहता हूँ वो स्टूडेंट जिनकी एज 16 साल है। तो मैं इसकी जगह जाके क्या लिख दूँगा वेयर एज इक्वल्स टू 16। वेयर आपको लिखना पड़ेगा, वेयर क्लॉज के बाद कॉलम बताएंगे और एक कंडीशन बताएंगे, जैसे मैंने लिखा इक्वल। तो ये जो बराबर 16 साल वाले हैं वही बताएगा पहला रिकॉर्ड और थर्ड रिकॉर्ड। आप ये भी लिख सकते थे ग्रेटर देन 16, तो 16 नहीं लेकिन 16 से ज्यादा वाले जो है वो दिखा देगा 17-18। आप ये भी कर सकते थे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जो 16 और 16 से ज्यादा है, जिसमें 16, 16, 17, 18। और आप वो भी बता सकते थे जिनकी एज जो है वो 18 से कम है, ठीक है? तो 18 से कम, ये सारे के सारे 18 से कम ही आ रहे हैं अपने पास, ठीक है? तो ये हमने बारिश वाला डेटा नहीं दिखाया, बाकी हमारा पूरा डेटा आ चुका है। आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा वेयर क्लॉज़ क्या काम करता है। कंडीशंस लगा सकते हैं, बस सिंपल है, अभी मैं आपको और भी बहुत सारी कंडीशंस बताऊँगा। तो ये जो कंडीशंस आपके पास होती है जिसमें हमने क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पर ग्रेटर देन। तो अलग-अलग टाइप के ऑपरेटर्स हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एक होता है रिलेशनल ऑपरेटर जिसमें हम इक्वल बता सकते हैं, ग्रेटर देन बता सकते हैं, लेस देन बता सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू बता सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू बता सकते हैं और नॉट इक्वल्स टू भी बता सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर एंड और नॉट यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ वेयर एज जो है इज़ ग्रेटर देन सपोज़ कि 16 एंड ठीक है, एज जो है इज लेस देन इक्वल्स टू 18। जो 16 से बड़ा हो और 18 तक, मैं इक्वल भी हटा देता हूँ क्योंकि हमारे पास एक 18 का है, तो मैं चाहता हूँ वो भी नहीं आए। 16 वाला 16 से ज्यादा होने चाहिए, 16 भी नहीं होने चाहिए, 18 से कम होने चाहिए, 18 भी नहीं होना चाहिए, तो बच गया आपके पास केवल 17। तो 17 वाला डेट आपको जो भी है डेटा वो आपको मिल रहा है। तो आप एंड लगा सकते हैं, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एक तो क्या 16 से बड़ा होना चाहिए और दूसरा 18 से कम होना चाहिए, तो आप एंड लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ चाहें तो और भी लगा सकते हैं, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ एज जो है वो 16 साल से ज़्यादा हो, तो 16 साल से ज़्यादा दोस्तों हमारे पास जो है वो ऐसे 2-3 रिकॉर्ड्स होंगे। मैं काम करता हूँ स्टार करके आपको फिर से दिखा देता हूँ, पूरा डेटा हमारे पास ये है। इसमें अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो 16 और 17 को लेते हैं, 15 को भी नहीं, 18 को भी नहीं, ठीक है? तो मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ठीक है, एज जो है इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मैं कर देता हूँ सपोज 16। 16 साल या 16 से ज्यादा हो चलेगा। तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है दोस्तों, पहला है नल, उसके बाद है जोधपुर और जयपुर, ये सब कुछ है हमारे पास, ठीक है? लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और लगाता हूँ, और सिटी इक्वल्स टू क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर जाकर के लिख देता हूँ कि वो जोधपुर ही होनी चाहिए, वही रिकॉर्ड दिखाओ जो 16 साल से ज्यादा है या फिर जिसकी सिटी हमारे पास जोधपुर है, ठीक है? आप देखेंगे ये 16 साल से ज़्यादा है और इसकी नल, और लेकिन ये नहीं दिखा रहा क्योंकि इसमें कंडीशन क्या है 16 साल से ज़्यादा, या तो ये कंडीशन ट्रू हो या ये वाली कंडीशन ट्रू हो। तो हमने 2 कंडीशन लगा दी, एक ये वाली या तो ये चल जाए या ये चल जाए। अगर मैं इसी को यहाँ और की जगह क्या लिख देता एंड, इसका मतलब है वो
जो 16 साल से ज़्यादा भी होनी चाहिए और जिसकी सिटी जोधपुर भी होनी चाहिए। तो उसमें आपके पास एक रिकॉर्ड ही आ रहा है। तो एंड समझ में आ गया होगा और समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो यहाँ पर नॉट भी लगा सकते हैं। बिटवीन भी आपके पास होता है। बिटवीन का मतलब होता है कि वो डेटा आप देखना चाहते हैं जिसकी जो एज है, एज ठीक है, मैं लिख देता हूँ बिटवीन, ठीक है? तो मैं लिख देता हूँ एज जो है वो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर बिटवीन लेना चाहता हूँ। लिख देता हूँ बिटवीन और एज बिटवीन होनी चाहिए हमारे पास सपोज़ कि 16 एंड 17 16 और 17 के बीच का ही आपको डेटा यहाँ डिस्प्ले करवाना है। आप देखेंगे 16 और 17 ही दिख रहा है। जो 15 से 25 के बीच में हो, 5 से 50 के बीच में हो, ऐसी आप कंडीशन लगाना चाहें तो लिख सकते हैं बिटवीन और जैसे मैंने लिखा 16 एंड 17 यहाँ से यहाँ तक आपके पास डेटा होना चाहिए। आप इज़ नल और इज़ नॉट नल भी यूज़ कर सकते हैं मतलब अगर उसमें कोई डेटा नल है या नल नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर वेयर, वेयर के बाद क्या लिख दूँगा सिटी इज़ नल, ठीक है? सिटी इज़ नल लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। आप देखेंगे इसकी सिटी नल है हमारे पास, ठीक है? इसमें ध्यान रखेंगे कि आप ऐसा ना करें कि सिटी इक्वल्स टू नल। ठीक है, अगर आपने ये कर दिया तो दोस्तों आपके पास क्या है एम्प्टी सेट जिसकी सिटी नल है, ठीक है, ये अलग हो गया। इसकी जगह आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा सिटी इज नल, इस तरीके से लिखेंगे तो नल वाला डेटा आपको देखने को मिलेगा। ये आई थिंक समझ में होगा इज नल और इज नॉट नल। आप यहाँ पर ऑर्डर बाय लगा सकते हैं। ऑर्डर बाय क्या काम करता है, जैसे मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ, ये सारी कंडीशंस हटाता हूँ, मैं पहले पूरा डेटा दिखाता हूँ। इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, हमारे पास एज है 16, 15, 16, 17, 18। अगर मैं चाहता हूँ एज के हिसाब से डेटा डिस्प्ले हो, तो मैं क्या लिख दूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, कहाँ से लेना है दोस्तों, स्टूडेंट से, लेकिन मुझे यहाँ पर एज के हिसाब से डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग में डिस्प्ले करना है, तो मैं लिख दूंगा ऑर्डर बाय एज। एज को मुझे अभी असेंडिंग में लिखना है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल सा एज लिख दो, असेंडिंग में ही आएगा। लेकिन अगर आप डिसेंडिंग में चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा DESC। जैसे डिस्क्राइब में हमने देखा था DESC होता है, वो एक कमांड है अलग से, लेकिन यहाँ पर ये आपके पास सेलेक्ट के अंदर हमारे पास एक टाइप का क्लॉज है ऑर्डर बाय, उसकी वैल्यू हमारे पास होती है असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो इसमें 15, 16, 17, 18 दिखा रहा है, जबकि ये 18, 17, 16, 15 इस टाइप से उल्टा दिखा रहा है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखा रहा है। आप नेम पे, सिटी पे, रोल नंबर पे जिसमें करना चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही आपके पास आता है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट अगर आप बनाना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। वो लोग जो 16 साल के हैं, वो कितने हैं? अगर आप ये देखना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ सेलेक्ट। सेलेक्ट में क्या करना चाह रहा हूँ मैं, सपोज़ यहाँ पर जो भी आप दिखाना चाहो, रोल नंबर, ऐज, मान लो मैं ऐज लेना चाहता हूँ, सेलेक्ट काउंट ऑफ ऐज कर देता हूँ। काउंट एक फंक्शन होता है दोस्तों, जो हमको ये बताता है कि गिन के बताओ। तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट काउंट ऑफ एज, ठीक है? ये हमको काउंट करके बताएगा एज के ऊपर, और इसके साथ-साथ मैं लिख दूँगा कौन सी टेबल से दिखाना है हमको, फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है? इस टाइप से मैं दिखाता हूँ। पहले हम एक बार इसको इतना ही देख लेते हैं। तो ये हमको काउंट करके दिखा रहा है क्या, कि ये 5 स्टूडेंट्स इसके अंदर है। अब मैं इसको जो दिखाना चाह रहा हूँ, वो दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर ग्रुप बना करके। तो आप देखें यहाँ हमारे पास आता है ग्रुप है, तो मैं यहाँ पर सिंपल सा लिख दूँगा क्या, ग्रुप बाय, किस पे ग्रुप करना है दोस्तों हमको, ऐज के हिसाब से। तो हम एक बार ऐज के हिसाब से देखें तो 2111, यानी कि अभी हमारे सामने ऐज सामने जो है वो नहीं आ रही है, ठीक है? अगर आप चाहें तो ये दिखा सकते हैं कि इस ऐज के इतने, इस ऐज के इतने, इस ऐज के इतने हमारे पास है। बस उसने गिन के बता दिया है, ठीक है? जो हमारा टोटल डेटा था वो गिन के बताया, जैसे 16 के 2 आ रहे हैं, जो भी हमने यहाँ लिखा हो ऐज के हिसाब से। ये थोड़ा आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ खाली काउंट की जगह कुछ और भी लिखना चाहें, जैसे आपको लग रहा हो कि भाई मुझे इसके साथ-साथ ये भी डिस्प्ले करवा देना है, तो मैं लिख सकता हूँ ऐज, सपोज़ इस टाइप से अगर आप देखेंगे तो लिखा आएगा 16 के 2 है, 15 का 1, 17 का 1, 18 का 1, इस टाइप से आप डिस्प्ले कर सकते हैं। इसमें अगर आप चाहें तो वो डेटा डिस्प्ले भी कर सकते हैं, क्योंकि एक एक हैविंग क्लॉज़ होता है जो एक ग्रुप पे काम करता है। अगर आपने ग्रुप लगाया है और अगर आप कंडीशन लगाना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, अगर आपने ग्रुप लगाया है और इस पर अगर आप कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं, तो वो हमारे पास होता है हैविंग, ठीक है? और अगर आप नॉर्मल कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं एक पर्टिकुलर रो पे, एक वन रो पे अगर आप काम करना चाहते हैं कंडीशन, तो उसके लिए क्या है वेयर। और अगर आप एक ग्रुप के ऊपर मल्टीपल रोज पे अगर आप लगाना चाहते हैं कंडीशन, तो आपके पास क्या आता है हैविंग।
ठीक है? तो आप हैविंग क्लॉज़ भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जाकर के लिखना चाहता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास ये है सेलेक्ट एज और काउंट ऑफ एज है। काउंट ऑफ एज जो है ये मुझे नहीं डिस्प्ले करना है, मैं सिंपल सा लिख देता हूँ कि मान लो मुझे एज डिस्प्ले करनी है, कुछ भी आपको डिस्प्ले करना है, ठीक है? इसमें सम अगर आप करना चाहें, एवरेज अगर आप करना चाहें, लेकिन साथ-साथ में यहाँ अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या? हैविंग। हैविंग क्या लिखेंगे? हैविंग सपोज़ कि जो काउंट ऑफ, ठीक है? काउंट ऑफ एज जो है हमारे पास, वो जो होगी, ठीक है? वो हमारे पास क्या होना चाहिए? इज़ ग्रेटर देन सपोज़ कि 1 होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 हमारे पास हो जाए, वो हमको डिस्प्ले करे। तो ये सब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह जाके लिखता हूँ, सपोज़ ग्रेटर देन 1 करना चाहता हूँ, तो जो 2 है बस वही आपको दिखाएगा, एज 16 यही है जो 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू रखता है, 16 साल वाले ही है। तो आप इस टाइप से ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंने लिखा है सेलेक्ट एज, एज दिखा रहा हूँ मैं फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से ग्रुप कर रहा हूँ दोस्तों मैं एज पे, यानी एज जो थी 16, 17, 18, 20 जो भी आप किसी के ऊपर भी ग्रुप कर सकते हो उसमें। अगर आप सपोज़ कोई कंडीशन लगाना चाहते हो तो लिखते हैं हैविंग, उसके बाद काउंट जो भी आप लिखना चाहें आप इस टाइप से लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये था ऑर्डर बाय क्लॉज़, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल प्रैक्टिकल करके दिखा दिया था। ये क्या है? डेटा को सॉर्ट करता है, जो कि ऑर्डर बाय मार्क्स डिसेंडिंग इस टाइप से आपको दिखाएगा, बाकी सब कुछ वही है जैसा मैं आपको दिखा चुका था। ग्रुप बाय है, सेम वैल्यूज़ वाली रोज़ को एक ग्रुप में कन्वर्ट करके जो भी एग्रीगेट फंक्शंस है, एग्रीगेट फंक्शन 5 टाइप के होते हैं, काउंट, सम, एवरेज, मिन और मैक्स। तो इन फंक्शंस को यूज़ करता है और उसके ऊपर आप यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शंस लगा सकते हैं, सिंपल सा है, जैसा आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। तो मैंने क्या कर दिया, ग्रुप बाय लगाया है, और ग्रुप बाय मोस्टली जब आप लगाते हैं तो उसके ऊपर कोई फंक्शंस यूज़ करते हैं, जैसे काउंट है, सम है, मिन है, मैक्स है, एवरेज को एवीजी बोलते हैं, ठीक है? जैसे इसमें एक एग्जांपल है, सेलेक्ट क्लास काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास। उस क्लास के कितने स्टूडेंट्स हैं वो आप यहाँ पर काउंट कर करके बताएं। ऐसे ही एक हैविंग क्लॉज होता है, मैंने बताया था ग्रुप पर कंडीशंस अप्लाई करता है, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ आपने लिखा है काउंट ऑफ स्टार इज ग्रेटर देन 2, 2 से ज़्यादा होने चाहिए आपके पास, ठीक है? तो बाकी सब कुछ सेम है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये एग्जांपल दिखाया है। तो मैंने हैविंग क्लॉज जो लगाया दोस्तों किसके ऊपर लगाया? ग्रुप बाय के ऊपर। इस ग्रुप के ऊपर मैंने एक हैविंग क्लॉज को यूज़ किया है, शायद ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ बात करते हैं अपडेट डेटा को लेकर के। डेटा को कैसे हम अपडेट करते हैं? जैसे मैंने इसके अंदर ना, आप देखेंगे मैंने कुछ डेटा नल छोड़ा हुआ है, ठीक है? मैं चाहता हूँ वैल्यूज़ को अपडेट करना। मैं इसकी जगह जाके लिख देता हूँ स्टार, ठीक है? इस तरीके से स्टार आप देखेंगे तो हमारा जो डेटा है यहाँ पर नल है। मान लो यहाँ नल की जगह आपको किसी का नाम लिखना है, ठीक है? आप नाम लिखना चाहते हैं आरव, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं जाके लिखूँगा अपडेट, सिंपल सा है, अपडेट लिखेंगे। कौन-सी टेबल को अपडेट करना चाहते हैं उस टेबल का नाम लिख दें। तो मेरे पास टेबल का नाम है स्टूडेंट, ठीक है? अब इसमें आप क्या सेट करना चाहते हैं? तो लिखना पड़ता है सेट। ये ध्यान रखिएगा बिना सेट के होगा नहीं। क्या लिखेंगे? अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल्स टू, और जो भी नाम लिखना चाहें, जो भी आपके दिमाग में आ जाए आप नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ आरव, ठीक है? तो आरव मैंने एक नाम लिख दिया है। अब ये इतना काम तो हो गया। अगर दोस्तों आप अभी सेमीकोलन करके एंटर कर देंगे तो हमने क्या लिखा है दोस्तों, स्टूडेंट जो नाम की टेबल है उसके अंदर जो नाम है उन सभी को आरव कर दे। तो हमको सभी को आरव नहीं करना है, हमको तो किसको करना है? जिसका रोल नंबर 1 हो। तो आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी, वेयर RNO इक्वल्स टू 1, ये आपको लिखना पड़ेगा। आप देखेंगे एक रिकॉर्ड चेंज हो चुका है। अब वापस देखेंगे यहाँ नल, जो ऊपर नल दिख रहा है यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, आपके पास आरव आ चुका है। यहाँ पर क्या था? नल था, जबकि हमने चेंज करके आरव कर दिया। ऐसे ही हम सिटी को भी चाहे तो बदल सकते हैं। इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ पर जो भी कमांड था अपडेट स्टूडेंट सेट, और इसमें क्या लिख दूँगा मैं, सपोज़ सिटी इक्वल्स टू अजमेर लिख देता हूँ, ठीक है? सेम रह जाएगा अजमेर, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 1। तो आप देखेंगे इस बार आपका जो डेटा है उसके अंदर सिटी के अंदर भी चेंज हो चुका है। तो आप ऐसे बदल सकते हैं। ठीक है, मान लो अमित का जो डेटा है उसको मुझे 2 साल आगे बढ़ाना है, तो मैं क्या लिख दूँगा दोस्तों, यहाँ पर अपडेट स्टूडेंट सेट ऐज, किसको बदलना है मुझे? ऐज। ऐज क्या रखना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी हमारे पास ऐज है, मान लो ऐज प्लस 2 करना चाहता हूँ, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 2, जिसका रोल नंबर 2 है उसमें आपको 2 साल इसको और बढ़ा देना है। अगर आप वापस जाके देखेंगे तो अब ये जो पहले जो भी था आपके पास 15 साल का, अभी 2 साल बढ़ के 17 आपके पास हो चुका है। इसमें अमित 15 साल का है, मैंने यहाँ पर उसको 2 साल बढ़ा दिया, 17 इयर्स का कर दिया, ठीक है?
ये आपको समझ में आया होगा, तो मैंने यहाँ ये लिखा है, आपको क्या लिखना है, द अपडेट कमांड मॉडिफाइज एग्जिस्टिंग रोज इन अ टेबल, अपडेट एम्प्लॉय। जो भी आप टेबल पे करें तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर कमांड यहाँ से शुरू होता है, अपडेट एम्प्लॉयज सेट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी प्लस 5000 वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू आईडी। अब देखिए एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आएगा ही आएगा, ये मान के चल सकते हैं। वो स्टूडेंट्स या वो एम्प्लॉयज मान लो जिनकी आईडी हमारे पास ये है या जिनका डिपार्टमेंट हमारे पास ये है, उनकी सैलरी आपको इंक्रीज या डिक्रीज जो भी आपको करनी है वो इस टाइप से आपको क्वेश्चन देगा। तो आपको देखना है टेबल का नाम लिखा आएगा, अपडेट टेबल का नाम लिख दीजिए, सेट लिख दीजिए, सैलरी को बढ़ाना घटाना जो भी है, और कंडीशन आ जाएगी वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू आईटी। ठीक है, इसमें मैंने मेंशन किया ऑलवेज यूज अ वेयर क्लॉज टू अवॉइड अनइंटेंशनली अपडेटिंग ऑल रो। अगर आप नहीं लगाएंगे तो सारी की सारी रोज को अपडेट कर देगा। इसी टाइप से दोस्तों आपके पास आता है डिलीट। डिलीट का मतलब है अगर आपको एक रो को डिलीट करना चाहते हैं, मान लो मैं यहाँ पर लास्ट वाले रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ, भावेश वाले को, ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर डिलीट। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, डिलीट करना है मुझे कहाँ से, तो टेबल का नाम डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, इस तरीके से। इसके बाद आप लिखेंगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, हो गया, लेकिन आपको इसमें भी क्या लिखना पड़ेगा, वेयर आर एन ओ इक्वल्स टू 5। अगर आप नहीं लिखेंगे तो सारी की सारी रो डिलीट हो जाएंगी। वापस देख लीजिए, 4 रो या 5वां भावेश वाला रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो गया, तो क्या लिखा आपने, सिंपल सा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 5। ये आपको समझ में आएगा। डिलीट कमांड कब यूज करेंगे, द डिलीट कमांड रिमूव्स रोज फ्रॉम अ टेबल। एक टेबल से एक रो को या एक से ज्यादा रो को डिलीट करना है तो आप डिलीट यूज कर सकते हैं। डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन हो सकती है, जैसे रो इक्वल्स टू 1 है, इन नॉट इन, ऐसे बहुत सारे आपके पास वेयर के साथ आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपके पास ट्रंकेट। ट्रंकेट का मतलब होता है सारी की सारी रोज को डिलीट कर दो। जैसे मैं यहाँ पर अगर जाकर के रिमूव डिलीट करना चाहता हूँ सारी की सारी रोज, तो मैं यहाँ पर बस एक कमांड लिख दूंगा, मैं करके नहीं दिखाता हूँ आपको। क्या लिखना पड़ेगा, ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम जैसे स्टूडेंट। अगर आप चाहते हो पूरे की पूरी टेबल डिलीट ही हो जाए, जैसे अभी क्या था, टेबल था उसका स्ट्रक्चर तो रहेगा, बस उसकी जो रोज है ना वो रोज डिलीट हो जाएंगी। अगर आप चाहते हो पूरी की पूरी टेबल ही हट जाए, तो उसकी जगह आप लिख दोगे ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम स्टूडेंट। अगर आप पूरे के पूरे डेटाबेस को ही हटाना चाहते हो तो आप लिख सकते हो ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम जो भी आपका है आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल का मतलब होता है कि आप अपनी टेबल के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करना चाहते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैंने एक स्लाइड बनाई है आपके लिए, इसको अच्छे से समझिएगा। आपको आगे तो लिखना ही लिखना है ऑल्टर टेबल स्टूडेंट। अगर मान लो ये कमांड आया, आपको कुछ नहीं आता है दोस्तों, इतना लिख देना, आधा नंबर तो आ ही जाएगा। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, जो भी टेबल का नाम दिया है उसको आपको लिखना है। इसमें अगर आप एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हो तो आप क्या लिख दोगे दोस्तों, ऐड कॉलम का नाम और उसका टाइप, जैसे ऐड एज इंटीजर। मैं इसमें भी लिख देता हूँ। अभी मेरे पास इसमें क्या है दोस्तों, हम लोग लिख देते हैं डिस्क्राइब, और टेबल का नाम क्या है हमारे पास, स्टूडेंट। हमारा जो है वो यही है। अब मैं इसके अंदर जो है ऐड करना चाहता हूँ सपोज ईमेल, ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाके क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा ऑल्टर टेबल स्टूडेंट। और इस स्टूडेंट टेबल के अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, मैं लिख देता हूँ ऐड। क्या ऐड करना चाहता हूँ मैं, ईमेल, और ईमेल का टाइप क्या रखना चाहता हूँ मैं, वैरकेयर। वैरकेयर रखता हूँ, ठीक है, और वैरकेयर में मैक्सिमम है सपोज 25 30 40 जो भी है 40 लिख देता हूँ, 40 करेक्टर मुझे इसमें चाहिए। आप देखेंगे अगर मैं इस बार डिस्क्राइब करूंगा तो ये एक नया कॉलम हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट नाम की टेबल में, तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ईमेल सबका नल आया हुआ है, क्योंकि अभी तो हमने इसमें कुछ डाला ही नहीं है। मान लो अगर आप इसके अंदर डालना चाहते हैं तो आप अपडेट अब लगाएंगे, ठीक है। अपडेट पता ही होगा आपको क्या लिखना होता है, अपडेट, ठीक है, मैं लिख देता हूँ अपडेट। फिर क्या लिखना है, किसको करना है अपडेट, तो मैं टेबल का नाम लिख दूंगा, जैसे स्टूडेंट है मेरे पास STU, ठीक है, टेबल का नाम हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, सेट लिख देंगे, तो मैं लिख देता हूँ सेट। फिर किसको सेट करना चाहता हूँ, ईमेल को, और ईमेल इक्वल्स टू जो भी आप लिखना चाहें। मान लो मैं लिखना चाहता हूँ xyz@gmail.com, सपोज मैंने ये लिखा है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, मैंने वेयर क्लॉज नहीं लगाया। अगर नहीं लगाया है तो ये क्या कर देगा, सभी की जो ईमेल है सभी रिकॉर्ड्स में @gmail.com के आगे XYZ ये ऐड कर देगा, ठीक है। ये समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे जो मैंने अभी यहाँ एक ईमेल क्रिएट किया है, इसको देखिए आप, ठीक है, इसकी जो साइज है मेरे पास 40, अगर मैं चाहता हूँ 60 हो जाए, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मॉडिफाई करूंगा। यहाँ पे जाके क्या लिख दूंगा, ऑल्टर टेबल, ठीक है, ऑल्टर टेबल। टेबल का नाम क्या है मेरे पास, स्टूडेंट है। और मैं यहाँ क्या लिख दूंगा दोस्तों, मॉडिफाई, ठीक है, तो मैं जाके लिख देता हूँ यहाँ पर
मॉडिफाई करना है मुझे, किसको मॉडिफाई करना है? उस कॉलम का नाम बता दीजिए, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ ईमेल को। और ईमेल में मुझे क्या चाहिए, क्या चेंजेस करना है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वैरकेर हो जाए ये, और अभी सपोज़ इसको मैं 80 का कर देता हूँ। आप देखेंगे इस बार जब मैं इसका वापस से इसको डिस्क्राइब करके देखूँगा तो ये 80 आ रहा है, जबकि पहले क्या आ रहा था 40। तो आप यहाँ पर उसके स्ट्रक्चर में मॉडिफाई करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं। ठीक है? यानी कि अगर आप चाह रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर टाइप बदलना है या उसकी साइज़ बदलनी है, तो आप मॉडिफाई को यूज़ करते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं दोस्तों चेंज करना किसी नाम को, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर लिखा है नेम, मैं चाहता हूँ स्टूडेंट नेम लिखा है, तो नेम को स्टूडेंट नेम करना है, तो आप यहाँ पर क्या लिख देते हैं, आप जाके लिख देंगे क्रिएट सॉरी मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ ऑल्टर, मैं ऑल्टर करूँगा किसको, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, और इसमें क्या करना है आपको, चेंज करना है, किसको चेंज करना है आपको, नेम को। मैं जाके लिख देता हूँ चेंज, नेम को बदलना है आपको, इसकी जगह आप क्या करना चाह रहे हैं, मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम, ठीक है, स्टूडेंट नेम। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, आप अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं, और इसका जो वैरकेर आपको लेना है, और इसमें आप लिख देंगे सपोज वैरकेर 80, जो भी आप 40, 50, 80, 70 जो लेना चाहें, आप ले सकते हैं। अगर मैं इस बार फिर से इसको डिस्क्राइब करूँगा, तो आप देखेंगे नेम की जगह यहाँ पे क्या था, नेम था, यहाँ क्या हो गया है, स्टूडेंट नेम, तो आप इसका नाम बदल सकते हैं। इसके बाद आपके पास आता है कि अगर आप चाहते हैं डिफ़ॉल्ट करना किसी को, जैसे क्लास डिफ़ॉल्ट करना, ऐज है, सिटी है, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ सिटी सबकी डिफ़ॉल्ट हो जाए जोधपुर, तो इसमें लिख देता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ठीक है? और फिर लिख दूँगा मैं ऑल्टर, जैसा यहाँ आप देख रहे होंगे। फिर आपको जो भी ऑल्टर करना है, मान लो मैं लिखना चाहता हूँ सिटी, सिटी को मुझे ऑल्टर करना है, इसमें लिख दूँगा सेट डिफ़ॉल्ट, ठीक है? DEFAULT डिफ़ॉल्ट, और फिर आपको जो भी सिटी डिफ़ॉल्ट करनी है आप उसको मेंशन कर सकते हो, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जोधपुर, ठीक है? आप इसको एक बार रन करके देखेंगे, और इस बार अगर मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ, ठीक है? डिस्क्राइब, और टेबल का नाम क्या है मेरे पास, स्टूडेंट, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, जोधपुर। नेक्स्ट है दोस्तों मेरे पास यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ मॉडिफ़ाई करना, मान लो ईमेल की साइज़ चेंज करना चाहता हूँ, उसमें मैं यूनिक डालना चाहता हूँ, इस टाइप से भी डाल सकता हूँ। मैं लिख दूँगा मॉडिफ़ाई, जैसे हमने यहाँ पर भी किया था, आगे बस कंस्ट्रेंट लगा रहा हूँ यूनिक। अगर आप चाहते हो कि यूनिक डायरेक्ट लिखना है, ठीक है, तो आप ऐसा ऐड भी कर सकते हो, यानी कि आप मॉडिफाई के थ्रू भी सेम काम कर सकते हो और ऐड के थ्रू भी कर सकते हो। उसके बाद है रीनेम, अगर आप चाहते हो आपके टेबल का नाम जो आपने पहले लिखा था स्टूडेंट, उसकी जगह आप चाहते हो टेबल का नाम ही बदल देना है स्टूडेंट डेटा, तो आप कर सकते हो। ऐसे आप सिंपल सा जाके लिख देंगे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, जैसे मान लो मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ, ठीक है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, इस टाइप से लिख दूं, और रीनेम करना चाहते हो, किसको रीनेम करना चाहते हो दोस्तों, रीनेम टू, मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट डेटा, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर बस मुझे इसका स्पेस हटा देना है, मैं जाके देखूँगा तो मेरा डेटा अपडेट हो चुका है। अगर मैं इस बार जाके लिखता हूँ यहाँ पर सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट, आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आगे एरर है ही नहीं। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा, इस टाइप से देखेंगे स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा, जो भी हमने यहाँ नाम लिखा होगा। अंडरस्कोर नहीं लगाया था तो मैं अंडरस्कोर हटा देता हूँ, आप देखेंगे ये हमारा डेटा यहाँ आ चुका है, ठीक है? तो आप इस टाइप से कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं किसी कॉलम को हटा देना, वो भी आप कर सकते हैं। क्या करना है, ऑल्टर टेबल, जो भी आपके टेबल का नाम था, जो कि स्टूडेंट डेटा था, और आप इसमें से कोई एक कॉलम हटाना चाहते हैं। मान लो मैं ड्रॉप करके लिखना चाहता हूँ ईमेल, तो आप देखेंगे आपका वो कॉलम हट चुका होगा। अगर आप फिर से यहाँ पर जाके सेलेक्ट करके देखेंगे तो इस बार हमको सिटी तक ही मिलेगा, आगे ये ईमेल वाला ऑप्शन हट चुका है, ठीक है? ऑल्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपके पास आता है लास्ट, जिसका नाम है दोस्तों इक्वी जॉइन। इक्वी जॉइन का मतलब क्या होता है, 2 टेबल्स हैं आपके पास, एक टेबल ये रही, एक टेबल ये रही। इस टेबल का एक कोई कॉलम है जो इस वाली टेबल के अंदर भी है, आप चाहते हैं दोनों के अंदर से डेटा निकालना। तो इसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकली थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो मेरे पास एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट, और एक टेबल है जिसका नाम है मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट। मान लो मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ डेटा स्टोर किया और ऐसे ही रिजल्ट के अंदर कुछ डेटा डाला है, जिसका इस टाइप से एक व्यू आएगा। ठीक है? तो टेबल के अंदर हमारे पास क्या रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, इसमें रोल नंबर है, सब्जेक्ट है, मार्क्स है। अब मैं ये चाहता हूँ डिस्प्ले करना जो रिया है जिसकी क्लास 12th है, जिसका सब्जेक्ट क्या है और मार्क्स क्या है। साथ में मुझे डिस्प्ले करना है, जैसे आप यहाँ देखेंगे रिया भी आ रहा है, मैथ्स भी आ रहा है, 92 मार्क्स भी आ रहे हैं, यानी कि यहाँ से भी डेटा आ रहा है, ठीक है? और साथ-साथ में यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 टेबल के ऊपर लिंकिंग करनी है। तो मैं यहाँ पर जाकर के लिख दूँगा, मैं लिख दूँगा सिंपल सा सेलेक्ट नेम सब्जेक्ट मार्क्स, ये देखिए ये क्या आ रहा है, नेम आ रहा है, ये सब्जेक्ट्स आ रहा है, और ये आपके पास मार्क्स आ रहे हैं। फ्रॉम टेबल का नाम बताएंगे स्टूडेंट है, और रिजल्ट है तो आप यहाँ पर बता देंगे टेबल का नाम क्या है आपके पास, स्टूडेंट है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास रिजल्ट है।
अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाएँगे क्या? दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों? रोल नंबर। तो कहाँ-कहाँ से लेंगे? आप लिखेंगे स्टूडेंट डॉट रोल नंबर यानी कि ये 1 है, ये भी 1 है, इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट रोल नंबर ये देखेंगे आप तो आपको इसके ऊपर यानी कि इन 2 कॉलम्स के ऊपर लिंकिंग करनी है। तो आप लिखेंगे वेयर स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट रोल नंबर। इससे आपके सामने इस टाइप का एक आउटपुट आएगा। मैं थोड़ा प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो हम वापस चलते हैं यहाँ पर। ये जो आपके पास डेटा है इसी को मैं एक बार टेबल क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ इसको यहाँ पर मैं थोड़ा-सा डेटा कॉपी कर लेता हूँ, वो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। मैं इसको सिंपल सा कॉपी करता हूँ और यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? एक टेबल बन गई और इसके अंदर मुझे कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो मैं आके रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर देता हूँ। इसी टाइप से मुझे दूसरी जो टेबल बनानी थी जिसको मैं यहाँ से सिंपल सा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? क्योंकि आप सब देख चुके हैं अभी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसके अंदर ये मुझे रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट करना है तो आप देखेंगे ये रिकॉर्ड भी इसमें इंसर्ट हो गए हैं। मैं एक एक करके डेटा डिस्प्ले कर देता हूँ सेलेक्ट, ठीक है, स्टार फ्रॉम, फिर क्या लिख दूंगा स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट वाली जो टेबल थी हमारे पास स्टूडेंट ही है, ठीक है। हम इसको रन करके देखेंगे ये डेटा आ रहा है और अगर आप इसके अंदर चाहते हैं रिजल्ट वाला डेटा देखना तो क्या लिख देंगे रिजल्ट, आप देखेंगे रिजल्ट वाला डेटा आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट, ठीक है। अब मैं स्टार कर दूंगा तो फिर सारे कॉलम्स उसमें रोल नंबर रिपीट आएगा। देखते हैं एक बार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से लेना है दोस्तों, आपको डेटा लेना है स्टूडेंट से, स्टूडेंट कॉमा और दूसरी आपके पास टेबल का नाम क्या है रिजल्ट, ठीक है। एक बार हम इसी को रन करके देखेंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, देखो रोल नंबर, नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट और मार्क्स। हमको ऐसा कुछ नहीं करना, हमको तो क्या करना है, केवल नेम, क्लास, ये वो। इन केस अगर आप चाहते हो सारा डेटा लेना लेकिन रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं हो तो आप फिर आपको यहाँ जाके लिखना पड़ेगा। जैसे जो भी कॉलम ले रहे हो, मान लो मैं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पर सेलेक्ट, जो भी हमारी टेबल का नाम है स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, इस टाइप से लिखना भी पड़ेगा आपको रोल नंबर, ठीक है। तो जो भी आपका कॉलम है वो कॉमा आपको लेना है नेम, कॉमा आपको लेना है सपोज सब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं इस टाइप से लिख देता हूँ सब्जेक्ट कॉमा आपको लेना है मार्क्स, ठीक है। बस आपको ये डिस्प्ले करवाना है सपोज। तो आप देखेंगे रोल नंबर दोनों जगह से नहीं आ रहा है, एक जगह से आ रहा है। लेकिन इसमें क्या रहा है 3 टू 1 3 टू 1 3 टू 1 यानी कि 3-3 बार ये आपका डेटा डबल रिपीट भी हो रहा है क्योंकि वो मैच इस टाइप से कर रहा है। लेकिन आपको ऐसा भी नहीं करना है, आपको इसके बाद एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, वो है वेयर, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट रोल नंबर इक्वल्स टू, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, वेयर स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू जो टेबल का नाम था रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट डॉट रोल नंबर। इस टाइप से आपको जाके सेमीकोलन लगाएंगे तो आपको वो डेटा देखने को मिल जाएगा। तो मैंने क्वेरी लिखी है, मैं इसको सिंपल सा थोड़ा छोटा कर करके लिख देता हूँ। इस टाइप से आपने जाके लिखा है, ये तो आ गया आपके पास टेबल का नाम, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा रिजल्ट, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा हटा देता हूँ, यहाँ आता हूँ, उसके बाद आके लिख देता हूँ यहाँ पर फ्रॉम, ठीक है। क्या करना है, फ्रॉम जो भी आपकी टेबल है, एक का नाम है स्टूडेंट और एक का नाम है आपके पास रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद क्या लिख देंगे आप, वेयर क्लॉज लगाएंगे, वेयर जो स्टूडेंट आपकी टेबल है उसका जो रोल नंबर है इक्वल्स टू जो रिजल्ट नाम की टेबल है उसका जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ बताना है। आपका डेटा आ जाएगा। आप अपर केस लोअर केस जैसे आप देख रहे हैं, इस बार मैंने रोल नंबर में कैपिटल नहीं करा है तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, टेबल का नाम उसमें कोई इश्यू नहीं होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपके सामने जो है वो मैंने इक्वी जॉइंट बता दिया और ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। इस तरीके से आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, ये भी मैंने आपको क्लियर करा दिया है। तो इस टाइप से दोस्तों हम लोगों ने ना आज कंप्लीट अपना मायस्क्ल कंप्लीट कर लिया है। तो फिर भी अगर कहीं कोई इश्यू हो, कुछ डाउट हो, कुछ कहना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों कुछ पॉजिटिव कमेंट ज़रूर दीजिएगा क्योंकि बहुत मुश्किल से ये वीडियोज़ बनते हैं, कंटेंट बनता है, आपके लिए टाइम निकालना पड़ता है ताकि ये वीडियोज़ बन सके। तो जो आपको लगे पॉजिटिव कमेंट देना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि चैनल को बढ़ावा मिले और मुझको भी थोड़ा एक मोटिवेशन मिले। तो आज इतना ही करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।